हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग। अगर आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से ऑलरेडी 50 एमसीक्यूज़ पिछली दो वीडियोस के अंदर मैं कवर कर चुका हूं और पिछली दो वीडियोस के अंदर हम लगभग 50 एमसीक्यूज़ अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम 25 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, यानी कि अब तक हमारा 75 एमसीक्यूज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको पिछली दो वीडियोस चाहिए तो आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के अंदर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। इवन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सभी चारों के चारों आंसर को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप वहां पर जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, वही हमको चेक करना है। तो नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेटमेंट है द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन इज सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, ठीक है। और नंबर थर्ड सी ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट है द आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स ए शिव। नंबर डी, इसमें क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आप जानते हैं इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, दो तरह की मेम्ब्रेन है जो कि हम स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होती है, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स, चाहे वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उनके लिए परमेबल होता है, यानी कि ईजिली उसके अंदर पास हो जाते हैं। उसके बाद इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है द आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल ए सिव, बिल्कुल सही है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सिव से रिसेंबल करता है, सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए ये भी सही है। उसके बाद आता है बी, द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है इनर मेम्ब्रेन मुड़ मुड़ करके इस तरीके से, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो नंबर ए ऑप्शन हमें दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये बात गलत है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन पाए जाते हैं एंजाइम्स के लिए, ठीक है। ये जो एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि जो ऐसा स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है, वो ए है। तो ए पर आप टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT CBSE AIPMT 2006 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ सेल्स कम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? दिस इज बिकॉज, क्या रीज़न था? तो ये हमारे पास चार स्टेटमेंट हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से हमें एक स्टेटमेंट जो ये करेक्ट देखना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है और उसी पर हमें टिक लगाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया AIPMT 2006 के अंदर। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 to 315 नैनोमीटर एज कंपेयर्ड टू 0.1 is 0.2 फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू द थिक मटेरियल वेयर्स लाइट माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड द थिन सेक्शन। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन लाइट माइक्रोस्कोप एज इट इज यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज़ वेवलेंथ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द फोटोन्स। तो मोस्टली स्टूडेंट ये सी पर टिक कर देते हैं, बट आप यहाँ पर अगर ध्यान से इसको करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। यहाँ पर ये जो डी है वो सही ऑप्शन है, तो इस पर लगाएंगे, ठीक है। जो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है, यानी कि चीज़ों को सुलझाने की और ज़्यादा डीपली अंदर जाने की जो नेचर होता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर 53 है इन जर्मिनेटिंग सीड, जो अंकुरित बीज होते हैं, फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन। ऑप्शन है हमारे पास
प्रोप्लास्टिड्स, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, प्रोप्लास्टिड या ग्लाइऑक्सिसोम, इन दोनों में से ही आप लगा सकते हैं, इन दोनों में से ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सही आंसर है इसका ग्लाइऑक्सिसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली। हमारे पास 4 ऑप्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किस चीज़ों से बना होता है, कंसिस्ट होता है, तो इस चीज़ को हमें देखना है। ऑप्शन हमारे पास ए है, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन द प्रोटीन बाइलेयर। इनका कहना है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो प्रोटीन की बाई लेयर में दबा रहता है, एम्बेडेड रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका उल्टा है। प्रोटीन बाई लेयर, ये जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड रहता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE AIPMT 2010 के अंदर। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना कि एकदम इसी को टिक लगाकर चलना है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोटीन एम्बेडेड इन ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी गलत। प्रोटीन एम्बेडेड इन ए कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, ये भी गलत। प्रोटीन कहाँ पर, इनका कहना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर के अंदर, ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट ही पूरा गलत हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल कोई नहीं लगाएगा, इन दोनों में ये कंफ्यूज रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एकदम डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं, लगभग 1 घंटे की वीडियोज़ है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर मैंने जब उसके स्ट्रक्चर को देखा, सिंगर और निकोल्सन के जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको भी हमने देखा तो हमें पता लगा कि उसके अंदर जो प्रोटीन, ये जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर प्रोटीन जो होती है वो एम्बेडेड रहती है, जिसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। ठीक है, जिससे आयंस और मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो सकें। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में बता चुका हूँ। तो इसमें आप इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप ये सोचेंगे कार्बोहाइड्रेट बाई लेयर के अंदर प्रोटीन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने वाला, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, SNRNA, HNRNA, 23S राइबोसोमल RNA, 5S राइबोसोमल RNA। दोस्तों इसका सही आंसर है 23S यानी कि एंड राइबोसोमल RNA, सी इसका सही आंसर है। क्योंकि ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इट हैज़ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कैटलिस्ट विच इज़ यूजफुल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होता है। कब? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उस समय पर जो 23S राइबोसोमल RNA है ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ये जो HNRNA है ये हेट्रोजीनस RNA है। ठीक है, और SNRNA है ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA है। 5S RNA जो होता है ये कंपोनेंट है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसका कंपोनेंट होता है। तो मेन इसका सही आंसर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में ये पूछा गया था AIPMT 2011 के अंदर, CBSE AIPMT। लेकिन ये क्वेश्चन अब भी कई बार रिपीट होता है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में, MSc एंट्रेंस, BSc एंट्रेंस, इसमें पूछा जाता है कई बार। तो इसको आप अच्छे से समझ लें कि 23S राइबोसोमल RNA जो होता है इसका सही आंसर है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नोट करें। चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल इज़। हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एरिना, द मेन एरिना, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जोन या ऐसी साइट सेल की जहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, कई तरह की एक्टिविटीज़। कौन सी है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिविटीज़ होती है डेफिनेटली, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, साइटोप्लाज्म में भी होती है एंड न्यूक्लियस में भी होती है। बट सही आंसर इसका क्या है, किसमें सबसे ज़्यादा? साइटोप्लाज्म। दोस्तों साइटोप्लाज्म वो जगह है, द मेन साइट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एन एक्वस सब्सटेंस कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेली अलोंग विद नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। दोस्तों ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT, CBSE AIPMT 2010 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए जीन इन। ये भी क्वेश्चन जो है AIPMT 2004 में पूछा गया था।
और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। देखो लाइसोसोम और राइबोसोम में ऐसा कुछ नहीं है। राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है बट राइबोसोम में नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो इसमें सही आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए जीन इन, सही आंसर इसका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं। यहाँ पर नोट करेंगे इसका स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनल इनहेरिटेंस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए जीन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखो इनके साथ क्या क्या किया गया है। यहाँ पर देखो जैसे राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट लगा दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट सही है बट राइबोसोम यहाँ पर गलत हो जाएगा। लाइसोसोम यहाँ पर गलत है बट लाइसोसोम और राइबोसोम यहाँ पर दोनों ही गलत आ जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत है बट माइटोकॉन्ड्रिया सही है। लेकिन मेन यहाँ पर हमें ये चूज करना है, दोनों ऑप्शन पूरा का पूरा जो सही है वो ए है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कई सारे एमसीक्यूज, लगभग हम अब तक के कितने सारे एमसीक्यूज सोल्व कर चुके हैं। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने 50 एमसीक्यूज सोल्व किए, उसमें कई सारे एमसीक्यूज जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बेस्ड थे। 58 क्वेश्चन नंबर 58 है, सेल ऑर्गनली हैविंग ए हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर। दोस्तों लाइसोसोम के ऊपर एक एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें परऑक्सीसोम ऑप्शन है हमारे पास, परऑक्सीसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, मिजोसोम। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका लाइसोसोम है, क्योंकि जो यहाँ पर हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये नाम पढ़ते ही उसको लाइसोसोम याद आ जाता है। यहाँ पर परऑक्सीसोम का ऑप्शन है, राइबोसोम का ऑप्शन है, मिजोसोम दूर, मतलब कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो ऑप्शंस है हमारे पास ये दूर दूर तक मैच नहीं करते। सही आंसर इसका क्या होगा? लाइसोसोम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट शेयर ए सेवरल कॉमन फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बोथ आर कैपेबल ऑफ सेमी ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी नाइदर आर कंपोनेंट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये दोनों के दोनों एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन के अंदर आप जानते हैं ऑलरेडी कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से सेल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। बट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं आते। यहाँ पर लिखा गया बोथ आर कैपेबल ऑफ सेमी ऑटोनोमस, ये जो है सेमी ऑटोनोमस नेचर के होते हैं। ठीक है, और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो है सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। ठीक है, सेमी मतलब होता है हाफ, यानी कि अगर आप इसको सेल से बाहर निकाल दो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर आप इनको सेल से बाहर निकाल दो तब ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। बट सेल के अंदर ये कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हाफ ऑटोनोमस कहा गया है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन है इच कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, यस ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 59 का सही आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस और ऑर्गनली विद इट्स फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ऑर्गन्स के जो फंक्शन होता है उसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। गलत, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने पढ़ा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस में नहीं, इसके जगह अगर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या सेल्यूलर और रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइबोसोम मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स, गलत, ये तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स का, राइबोसोम का तो फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो मैन्युफैक्चर करेगा प्रोटीन्स को, यहाँ पर लिखा गया लिपिड्स। तो यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और बचा जो लास्ट ऑप्शन है सेंट्रल वैक्यूल, जो कि स्टोरेज का फंक्शन करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या होगा आपसे इस तरीके से क्रॉस करा करके फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ते हैं ध्यान से। द सेंट्रियोल सेंट्रोसोम टेक ए पार्ट इन, तो यहां पर भी फंक्शन के बेस पर ही ऑप्शन है। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन,
सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड ऑप्शन नंबर डी स्पिंडल फॉर्मेशन। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में या सेल डिवीजन के फॉर्मेशन में, ठीक है, स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, या सेल प्लेट फॉर्मेशन में या स्पिंडल फॉर्मेशन। सही आंसर इसका स्पिंडल फॉर्मेशन, जो कि मैं सेल डिवीजन के टॉपिक में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। मैंने सभी टॉपिक्स में जितने भी सेल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया, मैंने उसमें सभी का बताया कि आपको जितने भी सेल ऑर्गन्स है, चाहे वो राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, सभी के आप फंक्शन जरूर याद करें। मैंने वहाँ पर फंक्शन को अच्छे से नोट कराया है। अगर आप फंक्शन नोट करेंगे, फंक्शन के बेस पर कई सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच सेल्यूलर ऑर्गन फंक्शन इन राइबोसोम सिंथेसिस। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गन है जो कि राइबोसोम के संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है, जिसका फंक्शन होता है, कार्य होता है राइबोसोम का संश्लेषण करना। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी द न्यूक्लियोलस, सी द न्यूक्लियस एंड डी द गोल्जी बॉडीज। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन रीजन है उसका कंडेंस पार्ट होता है। कंडेंस मतलब एक तरीके से पूरा इकट्ठा होकर के एक कंडेंस फॉर्म बना लेता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है राइबोसोम का संश्लेषण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, SER, RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और ऐसी ल्यूमेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो ल्यूमेंस जिस पर जो है राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड का संश्लेषण करना। तो इसका फंक्शन जो है राइबोसोम का संश्लेषण करना नहीं है, ठीक है। और द न्यूक्लियस का काम भी नहीं है, और गोल्जी बॉडीज का अलग ही फंक्शन है। तो इन सब में सबका अलग अलग फंक्शन है, बस यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम का संश्लेषण करता है। तो सही आंसर आप बी लगाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन को कई बार ये पूछा जाता है और इसी तरीके से, ठीक है, इसी क्वेश्चंस को अलग अलग पैटर्न में पूछा जाता है, या फिर आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन सेम हो बट वहां पर जो ऑप्शन है वो अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट ए पॉसिबल पाथवे इन द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। सिक्रेटरी प्रोटीन का किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है, एक सीक्वेंस पाथवे हमें दिखाया गया है। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्रेटरी वेसिकल्स, राइबोसोम एंड गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। इस पाथवे को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक गड़बड़ नजर आ रहा है। राइबोसोम को आगे आना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो किसके थ्रू होता है, राइबोसोम के थ्रू होता है। बट यहाँ पर तो इन्होंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। फिर डायरेक्टली इन्होंने सेक्रेटरी वेसिकल्स लिया, जबकि गोल्जी अपरेटस आता है, गोल्जी अपरेटस के बाद ही सेक्रेटरी वेसिकल्स बनती हैं। तो पहला तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं राइबोसोम, फिर उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपरेटस, फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स। हाँ, दूसरा सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में ये डाउट आता है कि हाँ ये दूसरा सही है, तो एकदम से उसको टिक नहीं करना, सबसे पहले चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है सिक्रेटरी वेसिकल्स, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, यानी कि गड़बड़ है। गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी एक तरीके से सही हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम, फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स, फिर गोल्जी ऑपरेटस। ये भी गलत हो जाएगा। सेक्रेटरी वेसिकल्स लास्ट में बनेंगे। यहाँ पर मेन जो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर ही तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जिसमें हो सकता है कि उस प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन हो जाए, यानी कि उस पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जुड़ जाए या लिपिड्स के मॉलिक्यूल जुड़ जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो ध्यान से आपको बता देता हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। CSIR नेट में भी कई बार कई तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन यही रहेगा बट हो सकता है ऑप्शन अलग आ जाए, तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या GERL सिस्टम पढ़ा है, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कवर किया है, तो आप इजीली समझ पाओगे। बी ऑप्शन मैं क्यों कह रहा हूं सही है, क्योंकि ये जो राइबोसोम होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब सपोज करो प्रोटीन का संश्लेषण हो चुका है, करेक्ट। अब वो प्रोटीन संश्लेषित हो करके अब वो कहां पर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब वो प्रोटीन जो है वो वहां पर वेसिकल्स के थ्रू जो है गोल्जी अपरेटस में पास होगी,
ठीक है, उसकी लूमेंस में पास होगी। तो गोल्जी अपरेटस में दोस्तों वहाँ पर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं उसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन से क्या बनेंगे, ग्लाइको, अब यहाँ पर ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन तो ऑलरेडी है, वो ग्लाइको जुड़ जाएगा तो उससे ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। अब हो सकता है कि ग्लाइकोसाइलेशन की जगह अब वहाँ पर लिपिड का मॉलिक्यूल जुड़ जाए, यानी कि वो ग्लाइकोलिपिड्स भी बना सकता है, तब जाकर वो सिक्रेटरी वेसिकल्स में आ जाकर के वो पास हो जाएगा। तो बी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रिजल्ट इनटू द मोबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एंड ऑर्गेनली इन्वॉल्व इंट्रैक्शन ऑफ, सही आंसर है दोस्तों एक्टिन एंड मायोसिन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 12th क्लास में भी इसको पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑर्गेनली रिक्वायर्ड इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर एटीपी सिंथेसिस, इंटैक्ट यानी कि बरकरार, तो सही आंसर क्या है इसका, विच ऑर्गेनली, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है रिक्वायर्ड इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम को बरकरार रखने के लिए फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, तो आप क्या लगाएंगे, सी, बोथ ए एंड बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, द मसल सेल्स, अब यहाँ पर डैश है, यानी कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस डैश में आएगा, ठीक है। द मसल सेल्स द इज स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम, तो इसका सही आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म, सार्को रेटिकुलम, कभी कभी जो है सार्कोप्लाज्म या सार्को रेटिकुलम भी बोल दिया जाता है। यहाँ पर ये जो मसल्स होते हैं दोस्तों, द मसल सेल्स इज द, यहाँ पर स्टोरेज का जो काम है या कैल्शियम का रेगुलेशन करना, वो सब जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है मसल्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स इज, जो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका सही आंसर है बी, हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसका जो हाई न्यूक्लियोप्लाज्मिक यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है हाई है, वो जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होगी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, क्योंकि देखो दोस्तों कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब कुछ चीज़ों में आप रीज़न नहीं दे सकते, यहाँ पर कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अब इन चारों में से हमें 3 ऑप्शन में डाउट रहता है, तो वहाँ पर तीनों ऑप्शन को आप ध्यान से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक क्वेश्चन आंसर जो है वो फिक्स है, आप चारों में से कहीं पर भी आपको कोई भी हो सकता है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी वहाँ पर ये अलग से माइंड यूज़ करके आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है फिक्स, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हमें जो है इसी तरह से समझना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़ते हैं, द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स इज, वो है हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, आरएनए मॉलिक्यूल दैट एक्सिबिट कैटालिटिक एक्टिविटी आर, कौन सा आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्सिबिट्स करता है, सही आंसर है इसका राइबोजाइम, ठीक है दोस्तों। राइबोजाइम के बारे में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल दैट हैव ए एबिलिटी टू कैटलाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग आरएनए स्प्लाइसिंग इन द जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के अंदर जो आरएनए का स्प्लाइसिंग होता है वो जो है राइबोजाइम कंट्रोल करता है, राइबोजाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ वुडी टिश्यू ड्यू टू द, किसकी वजह से, द सेकेंडरी सेल वॉल, हेमिसेलुलोस, द मिडल लैमिना एंड लास्ट ऑप्शन है द प्राइमरी सेल वॉल। तो 69 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका सही आंसर है द सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि ए, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो वुडी टिश्यू है वो काफ़ी स्ट्रेंथ आती है उसमें, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ वुडी टिश्यूज ड्यू टू द सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसको फटाफट इन क्वेश्चंस को नोट करें। सो गाइज फाइनली हम कंप्लीट करते हैं अपने बचे हुए 6 क्वेश्चंस और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, द मैक्सिमम साइज ऑफ ए सेल इज लिमिटेड बाय।
तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, इट्स नीड फॉर इनफ सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज विद इट्स इन्वायरमेंट। सेल को ज़रूरत पड़ती है इसके इनफ एरिया, इसे जो है एक इनफ एरिया की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट से एक्सचेंज कर सके। बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ ऑर्गेनली दैट कैन बी पैकेड इनसाइड, एंड सी ऑप्शन है द मटेरियल नीड टू बिल्ड इट, और डी ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट नीड्स टू बी एबल टू मूव। तो सही आंसर है इसका ए। मेन रीजन जो आपको निकल कर, अगर आप ध्यान से इन तीनों में से देखेंगे, इन चारों में से, तो आपको नजर आएगा ए, इट्स नीड फॉर इनफ सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज विथ इट्स इन्वायरमेंट। तो सही आंसर ए लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, रोल ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इंक्लूड। ग्लाइकोकैलिक्स का रोल क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेल एडिशन, सेल रिकॉग्निशन, क्रिएशन ऑफ परमेबिलिटी बैरियर्स, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सेल एडिशंस यानी कि सेल जो होती हैं दोस्तों, ये जो सेल होती हैं, हम कहते हैं सेल के आसपास भी कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तभी तो मिलकर के एक सेल का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू बनाता है। तो सेल जो होती है अपनी एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इनके थ्रू जो है ये एक दूसरे से पहचानती हैं। ठीक है, एक ग्लाइकोकैलिक्स ऐसा प्रोसेस है जिससे कि सेल एक दूसरे को जो है अच्छी तरीके से अपनी निगबरिंग सेल से अटैचिड रहती हैं, जो है अटैच रहती है पूरी तरीके से, तो उसको कहा जाता है सेल एडिशंस, पहचानती हैं। ठीक है, सेल रिकॉग्निशंस के अंदर में भी हेल्प करता है ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, और क्रिएशन ऑफ परमेबिलिटी बैरियर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो कई बार और कितनी अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसी के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका था। यहाँ पर पूछा गया, देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कैल्शियम, इसमें इन चारों में से कौन सा है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, गोल्जी अपरेटस भी नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी नहीं हो सकता, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है, कैल्शियम की जो है रेगुलेट करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 73, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स होता क्या है या ग्लाइकोप्रोटीन्स होता क्या है? दोस्तों प्रोटीन जब किसी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर किसी लिपिड के साथ जो है यहाँ पर कोई कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ जाए तो उसको आप क्या कहोगे? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये जो ग्लाइको वर्ड है ये कार्बोहाइड्रेट का साइन है, यानी कि इससे जो है ग्लाइकोजन या ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऐड का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, तब इसको ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटीन से, अगर प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, अगर लिपिड से जुड़ रहा है कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसका फंक्शन क्या है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों इसका जो मेन फंक्शन है वो है सेल रिकॉग्निशंस, सेल को सेल से पहचानने के लिए, उससे रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिग्नल ट्रांसडक्शन, पाथवे, लेकिन मेन सही जो रीज़न है इसका सी है, सेल रिकॉग्निशंस, सेल को सेल से रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए, अटैच रहने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है 74, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ मसल सेल आर। मसल सेल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट। तो आपने पढ़ा है, डेफिनेटली आप ये लगाएंगे आंसर इसका डी, एक्टिन फिलामेंट्स। कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें क्या पूछा गया है? द इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल इज कंपोज्ड ऑफ। जो सेल का इंटरनल स्केलेटन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? वो जो है हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो स्केलेटन सिस्टम कहलाती हैं, जो कि हमें सपोर्ट, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल ढांचा बनाती हैं। तो इसी तरह से जो सेल होता है दोस्तों, इसको भी एक तरीके से एक शेप प्रोवाइड कराना, ठीक है, इसको सपोर्ट करना, तो ये काम कौन करता है? इंटरनल जो सेल के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर वो किस चीज़ का बना होता है? कंपोज्ड ऑफ, किन किन चीज़ों से वो कंपोज्ड रहता है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 में से एक ऑप्शन सही है, उसी को हमें यहाँ पर देखना है कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट्स। दोस्तों इसका पहला ही आंसर सही है, ए, ऑलरेडी बता देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है तो आप ऑलरेडी पहले ही लगा देंगे, लेकिन हमें चारों ऑप्शन है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन हमें पढ़ना होगा। सेल्यूलोज एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नो, सेल्यूलोज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स नो, माइक्रोफिलामेंट्स नो। माइक्रोफिलामेंट से ही सिर्फ बना रहता है, ये भी बात गलत है। हालांकि माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, आई नो, बट यहाँ पर सिर्फ माइक्रोफिलामेंट है, ये भी बात गलत है। हमें चारों ऑप्शन इसीलिए तो पढ़ना है। यहाँ पर देखो सेलुलोज सेलुलोज दिया गया है, तो सेलुलोज का तो कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल ढांचा बनाते हैं सेल का स्केलेटन सिस्टम, वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। सो गाइस फाइनली ये क्वेश्चंस हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है अब तक के द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आपको इसी तरह की और भी कुछ वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहेगा। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।